अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज हिंदी के क्लास में जो हमारा विराम चिन्ह टॉपिक चल रहा था उसके कुछ पार्ट्स बचे रह गए थे। मैक्सिमम चीज़ें तो आपको बता दी गई थी। 13-14 विराम चिन्हों को मैंने 13 तक बता दिया था मैंने आपको, और 14वां विराम चिन्ह 14 से लेकर 20 तक 6 और विराम चिन्ह हमारे पास बचते हैं, जिसे आज आपको बताया जाएगा। और आपका इसके बाद इसी क्लास में टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आप लोग पहले का, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है, आप लोग सब रिवाइज़ किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहा कि भूल गए होंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार क्लास को लाइक शेयर करिए, फटाफट शेयर करिएगा क्लास को। और आप लोगों अपना टेस्ट में जो भी नंबर आएगा उसे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका नाम बोल सकें हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपका ऐसे नाम बोलने से क्या होगा कि जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं, जो कमेंट नहीं कर रहे, तो वो आपका नाम यदि सुनेंगे तो उनके भी मन में ये इच्छा जगेगी कि वो भी अपना आंसर कमेंट में करे कि हमारा कितना नंबर आया। ठीक है, तो चलेंगे आज का हमारा टॉपिक की ओर अपने चलेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। हमारा देखेंगे कि 14वां, हम 13 पहले सरसरी निगाहों से देखते जाएंगे। आपको 13 क्या विराम चिन्हों को बताया गया था, वो कौन कौन से हैं, ये देखिए आपके स्क्रीन पे है। विराम चिन्ह का ये परिभाषा था। ये फर्स्ट विराम चिन्ह पूर्ण विराम था, दूसरा था अर्ध विराम, तीसरा था अल्प विराम, चौथा था उप विराम या अपूर्ण विराम या न्यून विराम। इसका 3 नाम है, इसे कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, और सभी लोग याद भी रखेंगे। आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वां है विस्मयादि बोधक, छठा है, यहाँ पर नंबरिंग गलत हुआ है, छठा है प्रश्नवाचक, 7वां है अवतरण उद्धरण चिन्ह, 8वां है कोष्टक, 9वां है लाघव, 10वां है विवरण चिन्ह, 11वां निर्देशक चिन्ह, 12वां है पुनरुक्ति। तो बाकी के जो बचे हुए हैं ये यहाँ हम देखेंगे। तो आज हमारा जो पुनरुक्ति चिन्ह तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, तो आज का हमारा होगा रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी विशेष बात का उल्लेख करने के लिए हम नीचे रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ एक उदाहरण जो आपके साथ और हमारे साथ हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो कोई चीज़ जो मेन पॉइंट होती है उसको मैं अंडरलाइन करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके नीचे इस प्रकार से मैं लाइनिंग करती हूँ ना, ऐसे लाइनिंग करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो लाइनिंग है इसी को अंडरलाइन कहते हैं, ये तो समझ रहे हैं। इसको हिंदी में रेखांकन चिन्ह कहेंगे, इंग्लिश में अंडरलाइन करेंगे। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो कोई विशेष बात को, किसी विशेष बात को और उसे थोड़ा सा अलग, और जो लिखे में शब्दों से अलग दिखाने के लिए, और किसी विशेष बात को दिखाने के लिए, अपने मतलब उसे पॉइंट करने के लिए, उस चीज़ को हिट करने के लिए, उस विशेष को हिट करने के लिए और उसे अलग थोड़ा दिखाने के लिए औरों से, इसका हम प्रयोग करते हैं। ये रेखांकन चिन्ह हो गया। इसका उदाहरण आपको क्या लिख के नहीं बता सकी मैं, तो ये आप उदाहरण लिख जाएंगे या फिर इसे समझ भी लेंगे, ये समझने की चीज़ है। तो रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी विशेष बात के उल्लेख जब हम करते हैं, जब किसी विशेष बात का जब हम विवरण प्रस्तुत करते हैं, किसी चीज़ को हमें थोड़ा अलग हट के दिखाना होता है, वो जो मुख्य सार तत्व होता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आप लिखने लगेंगे तो जो मेन पॉइंट होगा तो उसे हम अलग पेन से लिखते हैं ना। देखेंगे जब नोट्स बनाते हैं तो हम 2-3 पेन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक ही पेन से लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, जैसे ब्लू पेन से हम लिख रहे हैं, और किसी चीज़ को हमें उसे हाईलाइट करना है, उसे थोड़ा सा अलग दिखाना है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं ना। और ऐसा करने से हमारा जो ये है आंसर जो है वो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, अट्रैक्टिव दिखने लगता है, और उस पर जो चेक करने वाला जो है ना एग्जामिनर, उसकी निगाहें पड़ती हैं। ठीक है, तो रेखांकन चिन्ह का क्या अर्थ हुआ कि किसी विशेष चीज़ को दिखाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब है उसके बाद त्रुटि बोधक या विस्मरक चिन्ह। अब इसे भी आप याद रखिएगा, इसके 2 नाम हैं। आपको कहीं विस्मरक चिन्ह भी देखने को मिल जाएगा और कहीं त्रुटि बोधक भी मिल जाएगा, इसे याद आप रखेंगे। तो जब हम इसका क्या ये परिभाषा कहता है, किसी वाक्य को लिखते समय एक शब्द छूट जाए तो इसे लिखने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसका कहने का क्या अर्थ है ये समझिए आप, कि यदि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो कोई एक शब्द हमारा छूट जाए
कोई एक शब्द छूट जाए और जब हम उसे देखने लगें कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, तो हमें पता चले कि हमने तो एक चीज़ लिखना ही भूल गई, मैं तो एक शब्द लिखना ही भूल गई। तो उसे उस लाइन में ऐड करने के लिए, उसे उस लाइन में ऐड करने के लिए उस जो विस्मरण हो गया, जिसे हम विस्मय कर गए, उसे हम भूल गए, विस्मरण मतलब जिसका स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गए, उसे हम भूल गए, या जो हमारी गलती हो गई, इसका नाम से देखिए इसे, इसके ये अपने नाम से जैसे देखिए, ये अपने नाम के अनुसार इसका काम है। ये आप देखिए कि त्रुटिबोधक विस्मरण चिन्ह का क्या अर्थ है। यदि कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई शब्द हम लिखना भूल गए, तो उस जो हम स्मरण नहीं रहा, हम विस्मित हो गए, भूल गए, उसे लिखने के लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या त्रुटिबोधक, अपनी गलती को दिखाने के लिए, हाँ मेरी गलती हो गई, इसे शो करने के लिए हम त्रुटिबोधक इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए इस उदाहरण में आपको लिखा हुआ है कि मेरा घर, हमको ऐसा दिखना था एक वाक्य में कि मेरा घर बड़ा है, मेरा घर है, ऐसा लिख के हमने छोड़ दिया। जब उसका मैं फिर से देखने लगी, उसे रिवाइज करने लगी कि हमने सही लिखा है ना, तो हमें पता चला कि हमने बड़ा लिखना भूल गई थी। तो उस बड़े को उस लाइन में ऐड करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और उदाहरण है कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, ऐसा मैंने एक वाक्य लिखा। हमसे जैसा कोई पूछा कि आप क्या पढ़ाती हैं, तो मैंने कहा कि मैं हिंदी मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं हिंदी कहना भूल गई। उस लाइन में मुझे फिर से हिंदी को ऐड करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर हम हिंदी लिख देंगे। तो इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? इसे हम त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं या विस्मरण चिन्ह कहते हैं। जो हम भूल जाएं, जो हम विस्मित हो जाए, जिन चीज़ों को लिखते समय स्मरण नहीं रहे, उसे फिर से लिखने के लिए हम त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके दो नाम है, आप दोनों को याद रखेंगे। और आगे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट चिन्ह कौन सा आता है? तब पदलोप चिन्ह आता है। बच्चों आप लोग बिल्कुल ध्यान देते जाएंगे और इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ये मैक्सिमम बुक्स में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और आपको ऐसा लगे कि आप बुक्स में यदि खोज के देख सकते हैं, आपके पास हिंदी के बुक्स तो होंगे ही होंगे, व्याकरण के बुक तो उसमें आप खोज सकते हैं। आपको ये मिलने वाले नहीं है, बहुत कम ही बुक में ये सब मिलती हैं। और बहुत अच्छे पब्लिशिंग के जब बुक आप खरीदेंगे, उच्च कोटि के, जब ऊंचे परीक्षाओं के लिए जो बुक्स पब्लिश किए जाते हैं, उसमें इन सब चीज़ों का आपको समावेश मिलेगा। अन्यथा ऐसे जो नॉर्मल किताबें होती हैं, साधारण किताबें, उनमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे इन सब बातों को, क्योंकि यहीं से आपको समझना है, आपको कहीं और बुक्स में ये जल्दी मिलने वाली नहीं है। तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है कि पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह ऐसे इसका क्या है परिभाषा? तो किसी वाक्य के कुछ शब्द पदलोप हो जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। पदलोप का अर्थ है यदि किसी वाक्य का कुछ पद लोप हो जाए, लोप हो जाए मतलब वो खत्म हो जाए, वो छुप जाए या वो मिट जाए, ऐसा भी हो सकता है। लोप का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ छुप जाए, ठीक है, छुप जाए या मिट जाए, या वहाँ नहीं दिखाई दे रहे हों, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, तो उसे कहते हैं कि लोप हो गया उस चिन्ह का। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता? इसका प्रयोग पदलोप चिन्ह का, ये डॉट 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 इस प्रकार का ऐसे 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 करके हम प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका साइन है ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कोष्ठ में डॉट भी मैंने बनाया है, जिस ये चिन्ह का साइन, इसका जो साइन है उसको भी मैंने बताया गया इसका क्या चिन्ह होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब ये देखिए, जैसे हमने लिखा कि कोरोना के बाद भारत की अर्थव्यवस्था, तो सब ऐसे मैंने किसी को बता रही हूँ कि, या फिर हम कोई लोग बात ही आपस में कर रहे हैं कि कोरोना के बाद, इस महामारी के बाद तो भारत की अर्थव्यवस्था को पूछो ही मत। मतलब उसका मतलब उसको बोल के नहीं बताया जा सकता, आगे पदों का लोप हो गया। लेकिन मेरी जो बात है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आधी नहीं रही, वो बात भी पूरी हो गई और वहाँ पदों का लोप भी हुआ, पूरे वाक्य भी बोला नहीं गया। इससे जो भी सेकंड पर्सन है वो समझ गया कि ये इंसान कहना क्या चाहता है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहना चाहता है, जो बहुत ही ख़राब हो गई इस कोरोना महामारी के वजह से। और देखेंगे सेकंड हमारा एग्जाम्पल क्या है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं वही आपको एग्जाम्पल में मैंने चुन के लाया है। तो देखिए, ये देखिए, लॉकडाउन को तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा हम किसी से बोल रहे हैं या फिर आप ही से, चलिए मैं बोल रही हूँ कि ये लॉकडाउन तो ऐसा आया है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इन सब वाक्यों के बाद हम ऐसा डॉट 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 लगा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ये
इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये आपको बताया नहीं गया है या लोप किया गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये लाइन जो है ये आधी है, ये लाइन भी पूरी है, या पदों का लोप भी हुआ है, क्योंकि हमने इसके बाद मतलब जो भी हम कहना चाहते हैं उसका लोप कर दिया है। लेकिन समझने वाले ने उसे समझ लिया कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। शब्दों का लोप जहाँ हो जाए तो उसको फिर जब ऐसा बोलेंगे तब तो हम ऐसे डॉट 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 नहीं बोलेंगे तब तो डॉट डॉट नहीं बोलेंगे। वो हमारे बोलने के तरीके से इंसान समझ जाएगा कि वो बोलना क्या चाहता है। लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम डॉट 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 का प्रयोग करेंगे, ताकि पढ़ने वाले इंसान को पता चले कि हाँ ये इंसान इसके बारे में और कुछ कहना चाहता है। इस लोप चिन्ह का प्रयोग करके ये दिखाना चाहता है कि इसके आगे के पदों का लोप हो चुका है। तो ये देखेंगे पदलोप चिन्ह का ये उदाहरण था, और इसका हमने चिन्ह भी आपको बताया, इसकी परिभाषा भी देख लिए। तो अब नेक्स्ट की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, और जल्दी से इन सब को ख़त्म करके, इन सब चिन्हों के बारे में जानकर हम अपने टेस्ट की ओर चलेंगे, अपना हम टेस्ट देंगे। और नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगी। तो देखिएगा, तुल्यता सूचक जिसका साइन ऐसे इक्वल टू, ऐसे बराबर का साइन होता है, इसे कहते हैं तुल्यता सूचक, अर्थात तुलना करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है, जिसे तुल्यता सूचक कहते हैं। तो जैसे आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्या बता सकती हूँ, जो आपने किया हो वैसा एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ। ये लिखा मैंने नहीं है, लेकिन देखिए, जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब आपको प्रूफ करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम मैथ में क्यों चली गई, ये बस एग्जाम्पल देने के लिए चली गई। तो जब इसकी तुलना इससे करनी होती है या फिर इसकी तुलना में इसको बराबर में लाना होता है, तो हम किस साइन का प्रयोग करते हैं, ये बीच में, ये देखिए इक्वल टू का हम प्रयोग करते हैं। तो ये है तुल्यता सूचक, जिसका प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम तुलना करने के लिए कहते हैं। इस एग्जाम्पल का मैंने प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इससे सूटेबल मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया जो आपको इजीली समझाया जा सके। ये हमें सबसे इजी उदाहरण लगा समझाने के लिए। तो आगे ये देखेंगे कि आपको समझ में आया, और नहीं आया तो एक बार फिर सुनेंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। भावनाओं को आप पकड़ना सीखिए कि कोई बताना क्या चाहता है। जब आप सीखने को इच्छुक रहेंगे ना, तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी, इसमें नहीं समझने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो देखेंगे तुल्यता सूचक, इसको मैंने बताया कि तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तुलना हम कब करते हैं, जब दो चीज़ें समान होती हैं, एक ही प्रकार की जब दो चीज़ें हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे या पानी लेंगे। ऐसा तो हम लोग नहीं कहते हैं कि आप चाय पियेंगे कि पानी पियेंगे। अगर ठंडे के दिन में कोई आता है तो हम लोग यही कहते हैं कि चाय या कॉफ़ी। तो तुलना किया जाता है जहाँ एक समान चीज़ें हों, चीज़ें एक समान हो और उन लोगों का तुलना किया जाए, तो उन लोगों का तुलना करने के लिए हमें इस साइन का प्रयोग करते हैं। जब एक समान की चीज़ें हों, जब उनकी प्रकृति एक समान ही हो और उसका तुलना किया जाए। जैसे आपको कोई पूछा कि आपको कौन सा फूल पसंद है, तो जैसे वहाँ 4-5 फूल रखे होंगे, तो फूल का तुलना तो फूल से ही होगा ना, फल से थोड़ी होगा। फूल का तुलना तो फूल से ही होगा। तो उन फूल के अगर 2 फूल आपके पास दिए जाएं कि ये या ये, रोज़ या लिली, तो लिली और रोज़ के बीच में ये जो साइन रहेगा ना, ये साइन रहेगा। तुलना करने के लिए हम इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, इस साइन का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा साइन आता है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं कि समाप्ति सूचक हमारा क्या आता है नेक्स्ट, उसके बाद का चिन्ह समाप्ति सूचक चिन्ह। तो इसका हम भरसक प्रयोग नहीं करते हैं, हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई नहीं करता, मैंने ऐसा नहीं बोला, हम प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग जब जो बुक्स के राइटर्स होते हैं, या कोई कहानी या कोई कविता या कोई अपने जीवन के बारे में जीवनी लिखता है, या कोई निबंध, बड़े बड़े निबंध लिखे जाते हैं, तो उसके बाद इस साइन का प्रयोग किया जाता है। ये जो कोष्ठ में आपको साइन दिख रहा है ना,
ये जो साइन दिख रहा है इसका प्रयोग किया था। इसका क्या अर्थ होता है कि अब यहाँ से समाप्त हो गया, ये समाप्ति का सूचक है। नेक्स्ट पेज इससे रिलेटेड नहीं होगा या फिर नेक्स्ट इसके आगे कुछ नहीं होगा, इतना ही तक ख़त्म हो गया। जैसे आप कोई बुक में ध्यान दिए होंगे कि बुक का जो लास्ट पेज होता है ना, अंतिम पेज जो होता है, अंतिम पन्ना जो होता है किताब का, उसमें ऐसा साइन आपको देखने को मिल जाएगा। 2-3 किताबों में कोशिश करके देखिए, या ये साइन ऐसे भी आपको मिल सकता है, ये इस प्रकार से रहे और इस तरह से स्टार भी ऐसे ऐसे स्टार भी आपको बने हुए मिल सकते हैं, ये किताबों में आपको मिल सकते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, ये समाप्ति सूचक है, नाम के अनुसार इसका काम भी है। इसका प्रयोग किया जाता है जब हम कोई किताब लिख रहे हो, कोई बड़ी निबंध लिख रहे हो, अपनी जीवनी लिख रहे हो, या कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ लिख रहे हो और वो अब आपको दिखाना है कि अब इसके आगे कुछ नहीं, ये समाप्त हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया, तो हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग किसी पाठ की समाप्ति पर है। बुक जो लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, मान लीजिए एक बुक में, एक उदाहरण के रूप में समझिएगा कि एक बुक में हमने 10 चैप्टर को समायोजित किया, तो हर एक चैप्टर के एंड होने के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के एंड होने के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग जनरली ऐसे तो नहीं होता है। जो राइटर्स होते हैं या जो निबंधकार होते हैं, निबंध लिखने वाले, वो सब इसका प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसका प्रयोग थोड़ा कम होता है। ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इसका प्रयोग कम होता है। ये जो राइटर्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल ये चिन्ह होता है, जिसे समाप्ति सूचक कहते हैं। लेकिन हमें ये भी पढ़ना है और ऐसा भी एग्ज़ाम में आ जाएगा कि ये आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है, इसका साइन क्या है। सारे चिन्हों के साथ आपको यही याद रखना है कि इसका नाम क्या है, इसका किस चिन्ह का क्या नाम है, उसका साइन क्या है और इसका यूज़ क्या है, इसका काम क्या है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है और उसका एक छोटा सा ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, जिससे आप अंदाज़ लगा सकें, आप अपना सोच सकें, आपका समझ विकसित हो सके कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आप प्रैक्टिकली देख सकें। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि विसर्ग चिन्ह। तो विसर्ग चिन्ह का आपने जहाँ तक मैंने आपको जितना पहले से पढ़ाया है उसमें देखेंगे कि ये साइन विसर्ग चिन्ह का होता है। और इससे ज़्यादा इसके बारे में और क्या बताया जाए, जैसे विसर्ग, कोई ऐसा शब्द लिखते हैं ना, उसके बाद ये जो चिन्ह जहाँ लगा हुआ आपको मिल जाएगा, इसे विसर्ग चिन्ह कहते हैं। और इसके बारे में जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो समाप्ति सूचक देख लिए, विसर्ग चिन्ह देख लिए। तो लास्ट जो हमारा आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। लास्ट हमारा क्या आता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो ये इसका जो साइन होता है, यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ था, एस की तरह इसका सिग्नेचर होता है। जो इंग्लिश भाषा के एस होता है ना, वो पूरी तरह से ऐसे गोल सा घुमा हुआ नहीं होता है, पूरा ऐसे घुमा हुआ नहीं होता है, ऊपर में भी ऐसे थोड़ा सा और नीचे भी ऐसे थोड़ा सा एस की प्रकार से इसकी आकृति होती है। तो इसे किसी शब्द को लंबा बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी शब्द को लंबा बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इससे समझेंगे कि ये लंबा बोलने का मतलब नहीं समझ में आया, तो इसे मैं समझाती हूँ आपको डिटेल में कि इसका हम प्रयोग कब करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई ये गाना वाना जो होता है, जिसका लय ऐसे थोड़ा लंबा खींचना होता है, किसी लास्ट का जो लाइन होता है उसका लय खींचना होता है, या कोई आरती वारती की किताब जब देखे होंगे आप, किसी बुक्स में आप देखे होंगे कि ऐसे इस प्रकार का ऐसे इस तरह से लाइन ऐसे रहता है और बीच में ऐसे ये आपको प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। आप अपने जहाँ बुक्स हो रखे होंगे ना, आरती वारती की जहाँ किताबें होंगी, उसमें आप खोल के इस चिन्ह का प्रयोग देख सकते हैं। जहाँ किसी लाइन को थोड़ा म्यूजिकल, जहाँ टोन थोड़ा लंबा देना पड़ता है, जहाँ थोड़े उसका खींचना पड़ता है ना, उस चीज़ को खिंचाव होता है, किसी एक शब्द को थोड़ा लंबा में बोलना पड़ता है, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली ये भी चिन्ह हमारे लिए नहीं है, ये बस राइटर व लेखक इसका प्रयोग मैक्सिमम करते हैं, चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या किसी गाना या गीत को लिखने में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। नॉर्मल भाषा में आप ये समझें, साधारण शब्दों में हम ये कहें कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग गाना लिखने में, गीत संगीत को लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी लाइन को या किसी शब्द को थोड़ा लंबा खींच कर गाने के लिए, क्या किसी लंबा
उसको लंबा करके बोलने के लिए, थोड़ा खींचने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, किसी एक शब्द का उच्चारण देर तक करने के लिए, ठीक ना। किसी एक शब्द का उच्चारण लंबा बोलने के लिए, किसी का एक शब्द का उच्चारण देर तक करने के लिए हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आपने एक एक करके मैं आपको सारे चिन्हों को बता दी। एक बार आप देख लेंगे कि कितने सारे चिन्ह हैं। और ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यदि आप लेना चाहें, आप नोट्स नहीं यदि बनाए होंगे, केवल समझ रहे होंगे क्लास में, तो नोट्स के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है बच्चों, ये समझ लें। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे होंगे उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ये आप जितना जल्दी आप सीख रहे हो ना, उतना जल्दी भूलते भी हैं। तो यदि आप पीडीएफ ये चाह रहे होंगे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे और हमसे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, जहां आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो अब चलिए, बहुत हो गया क्लास का अपना थ्योरी, अब हम अपना देखते हैं कि हमारा टेस्ट का क्वेश्चन कहाँ आया। ये देखिए आपका टेस्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टेस्ट का है, ये देखिए, यहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सारे बच्चों, आपने देख लिया ना कुल कितने विराम चिन्ह होते हैं। आपको इसका ये परिभाषा बताया गया, सारे विराम चिन्हों का साइन बताया गया, इसका प्रयोग कैसे हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर ये भी समझाया गया है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, ताकि आप भी समझ सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किसी श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है, और ऑप्शन देखेंगे 20, 18, 17, 16। बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन। क्लास को जब मैं स्टार्ट कर रही थी ना नेक्स्ट डे, तो उस दिन सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बताया था, और आपका इसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन भी वही आपसे पूछ लिया गया। तो जब बच्चे क्लास देखे होंगे उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो बता देंगे, और जो नहीं देखे होंगे क्लास, वो एक बार रिवाइज़ करेंगे। टेस्ट दे लेने के बाद वो शुरू से इस क्लास को देखेंगे, और जो फर्स्ट क्लास इसका विराम चिन्ह का जो फर्स्ट क्लास हो गया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ताकि आप उसे ज्वाइन करें और आप अपना पीडीएफ वहाँ से हिंदी का जितने भी क्लासेस हुए हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाए। तो देखिएगा, फर्स्ट श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट अपना आंसर देते जाएंगे। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप अपना क्वेश्चन कितने गलत कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कितने सही कर रहे हैं, ये कॉपी में सारे बच्चे नोट करते जाएंगे। सारे बच्चे नोट्स करेंगे कॉपी में कितने क्वेश्चन वो सही कर पा रहे हैं, और वो हमें कमेंट से बताएंगे भी। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, आप बस ये देखते जाइएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आशीष, राहुल, राजा और वैभव अपने कार्यों में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। ऑप्शन दिया जा रहा है, ये कॉमा, बी है, ये कॉमा नहीं सॉरी, इसको हिंदी में हम बोलेंगे, ये है अल्प विराम, बी है अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम, और चौथा है उद्धरण चिन्ह। चौथा है उद्धरण चिन्ह। तो आप दूसरे का क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देखिए, आपका वाक्य जो दिया हुआ है, आशीष, राहुल, राजा और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। तो आप इसमें देखकर बताइए कि किस चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे, इसमें कौन सा विराम चिन्ह उचित होगा इस वाक्य में के लिए। तो जहाँ तक मुझे पता है और मैंने आपको बताया है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर चूज़ करिए, और उसके बाद मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा। आपने सही किया है कि गलत, ये आपको अपना खुद से चेक करना है, और मैं बस आपका नंबर देख पाऊँगी कमेंट बॉक्स में, कितने नंबर आपने लाए, और क्या चीज़ समझ में नहीं आया आप ये भी पूछ सकते हैं, कहाँ आपको कन्फ्यूज़न रह गया। तो मैंने आपको जहाँ तक कि बताया है
कि ये जो अल्प विराम चिन्ह है ना, जब एक ही प्रकार की बहुत सारी संज्ञाएं एक वाक्य में आ जाएं तो उन दो संज्ञाओं के बीच में इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आशीष राहुल राजा जो ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे एक लाइन में जैसे लिखा हुआ वैसे ही पढ़ते जाएंगे? नहीं, आशीष बोलने के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे, आशीष रुकेंगे, फिर राहुल, फिर थोड़ा देर रुकेंगे, राजा। ऐसे थोड़ी ना बोलते जाएंगे कि आशीष राहुल राजा। ऐसे बोलना बिल्कुल गलत है, ये पढ़ना बिल्कुल गलत है। इसे थोड़ा दो संज्ञाओं के बीच में थोड़ा गैप लेते हुए, थोड़ा देर रुकते हुए हम आगे चलेंगे। इसलिए ऑप्शन हमारा ए जो होता है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, दो संज्ञाओं के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप बच्चों आप देखेंगे कि आपका गलत हुआ है या सही हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने तो क्वेश्चन को कर दिया लीक, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा। तो बताएंगे इसमें किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है, कि थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है अल्प विराम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप ताकि क्वेश्चन को सही से पढ़ सकें आप और आंसर भी अपना सही दे सकें। क्वेश्चन सही पढ़ेंगे जभी तो आप आंसर भी सही देंगे। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जाना है तो जल्दी जाओ। उससे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया गया है। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यानी कि यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो विराम चिन्ह लगा हुआ है, पहले से जो यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, ये रॉन्ग होगा। तभी ना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि जो पहले से दिया ये गलत होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, इस वाक्य को पढ़िए, जाना है, यहाँ तक एक वाक्य पूरा हो गया, तो जल्दी जाओ। तो यहाँ हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम अर्ध विराम चिन्ह का यहाँ हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आंसर जब हमारा होगा, इसका हम सही इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे, ये देखिए। जाना है, यहाँ ये ऐसे कॉमा लगेगा और उसके बाद ये ऐसे लगेगा, जाना है अल्प विराम, जाना है, यहाँ तक एक कंप्लीट हो गया, जाना है तो जल्दी जाओ। ऐसे नहीं, एक ही लाइन में नहीं बोलेंगे जाना है तो जल्दी जाओ, ये गलत हो जाएगा हमारा एग्ज़ाम में। ऐसे हम लिख दिए तो क्वेश्चन देख लिए आप कैसे आता है, देखिए और समझिए, सोचिए आप कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएं, ये तो बस एक छोटा सा आपको डेमो दिखाया जा रहा है, आपको बस आइडिया लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ ऐसे पूछ सकता है कि जाना है कॉमा फिर तो जल्दी जाओ। इस प्रकार से यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग करने का यहाँ कोई सवाल ही उठता नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विवरण तो हमें प्रस्तुत करना नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का उपयोग यहाँ पे हम नहीं कर सकेंगे। और जिन बच्चों को पता नहीं होगा अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास हमारा वीडियो देखेंगे इससे रिलेटेड। अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये आपकी स्क्रीन पे है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आसान, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी है, इसे तो कोई गलत नहीं करेगा संभवतः। मुझे जहाँ तक की उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एकदम आँख बंद करेंगे अपना और ऑप्शन बी में राइट कर देंगे। ये बस ऐसा ही मैं बोल रही हूँ, आंख बंद करके राइट मत करिएगा, नहीं तो गोला गलत भरा जाएगा, वो आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप आंख खोल के आंसर देंगे। ये बस मैं ऐसे ही बोल गई कि आंख बंद करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल आसान होगा। और आंख बंद करके कोई बच्चा करने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए आगे हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है। 5 क्वेश्चन
आपने देख लिया। इसी प्रकार से 5 या 7 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, 5-10 क्वेश्चन के लगभग और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप पूरा क्वेश्चन को करिएगा, पूरे टेस्ट को लगाइएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितना टॉपिक को समझ पाएँ, और आपका अच्छा मार्क्स ये डिफाइन करेगा कि मैं आपको कितने अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 6 क्वेश्चन को आप देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो दो चिन्ह आपसे पूछ रहा है कि पुनरुक्ति चिन्ह आप पढ़े हैं, लाघव चिन्ह भी आप पढ़े हैं, इन दोनों चिन्हों का साइन क्या होगा, इन दोनों चिन्हों को किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसका पहचान ऐसे ये तो लिखें हम पुनरुक्ति और लाघव, ये दोनों ना लिखकर इसका चिन्ह क्या होता है। तो देखेंगे लाघव चिन्ह का शॉर्ट में किसी चीज़ को लिखने के लिए ऐसे गोल बना देते हैं लाघव चिन्ह, तो यहाँ बाकी ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये दोनों तो कट गए। अब हमारा ए और बी हमको कंफ्यूज करेगा, यहाँ भी 0 ऐसे लगा है, यहाँ भी 0 है, तो लाघव चिन्ह तो दोनों का सेम है। लेकिन जो पुनरुक्ति चिन्ह है, पुनरुक्ति चिन्ह है, इसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपका कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा गलत होगा। इसमें आपको थोड़ा सा सोचने समझने के लिए समय दिया जा रहा है, आप जल्दी से देखेंगे और बताएंगे, और नहीं बता पाए तो हम हैं उसको बाद में बताने के लिए। तो मैं अभी बताती हूँ पुनरुक्ति चिन्ह का साइन क्या होता है। तो ये जैसे पुनरुक्ति चिन्ह आपको बताया गया था कि इस प्रकार से कॉमा कॉमा ऐसे ऐसे, एक मिनट, इस प्रकार से ऐसे जब हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब एक ही चिन्ह को हमें एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना होता है, जब हमें एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो हम पुनरुक्ति चिन्ह का ऐसे इस प्रकार से कॉमा कॉमा, ये नेक्स्ट क्लास जो हमारा हुआ था, इससे पहले वाले क्लास का हमारा लास्ट चिन्ह यही था, पुनरुक्ति चिन्ह। बच्चे आप यदि कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो आप क्लास को फिर से देखेंगे या फिर जो नोट्स बनाए हैं उसे देखेंगे। नोट्स आप लोग सारे लोग बच्चे प्लीज़ बनाते जाइएगा। तो देखेंगे हमारा 6 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह का साइन है, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अब 7वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि हंस पद किस विराम चिन्ह को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हंस पद किस विराम चिन्ह को कहते हैं। हंस पद किस विराम चिन्ह को कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा है और ऑप्शन हमारा है लोप विराम को कहते हैं, अल्प विराम को कहते हैं, पूर्ण विराम को कहते हैं, त्रुटि विराम को कहते हैं। तो त्रुटि विराम को आपने देखा था विस्मरण चिन्ह कहा जाता है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अल्प विराम का हमने कोई नया दूसरा नाम नहीं देखा था, अल्प विराम का नाम एक ही है, बस अल्प विराम। पूर्ण विराम का कोई दूसरा नाम नहीं है, पूर्ण विराम का एक ही नाम है। ठीक है, पूर्ण विराम का एक ही नाम है। तो 7 का हमारा ऑप्शन लोप विराम जो होता है, लोप विराम, इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा लोप विराम। लोप विराम का चिन्ह, लोप विराम को हंस पद नाम से भी जाना जाता है। लोप विराम को एक मिनट सारे बच्चे रुकेंगे, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। लोप विराम का जो अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा था लोप विराम, इसको हंस पद नहीं कहते हैं बच्चों, आई एम रॉन्ग, थोड़ा सा गलती हो गई। पूर्ण विराम को भी नहीं कहते हैं, ये भी गलत होगा। अल्प विराम को भी नहीं कहते। जो त्रुटि विराम था ना, त्रुटि विराम, ये 7th में हंस पद उसी का दूसरा नाम है। त्रुटि विराम चिन्ह का दूसरा नाम है हंस विराम चिन्ह। त्रुटि विराम का दूसरा नाम क्या है, हंस विराम चिन्ह। ये थोड़ा सा कंफ्यूज जैसे मैं हो गई, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, एकदम क्लियर रखना है कि हंस विराम चिन्ह किसे कहते हैं, हंस विराम चिन्ह किसे कहते हैं। बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा अपनी बातों को, क्योंकि आपको बता दिया गया है, आप देख लिए कि किसे कहते हैं हंस विराम चिन्ह। तो त्रुटि विराम चिन्ह को कहते हैं, जिसका साइन इस प्रकार से होता है, जिसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं, हंस पद भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन हमारा है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, वाक्य में किस विराम का प्रयोग हुआ है। देखिए
क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे अच्छे से। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है अवतरण चिन्ह, बी है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, सी है उद्धरण चिन्ह और डी है टीका सूचक। डी क्या है? टीका सूचक। तो 8 क्वेश्चन देखेंगे कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, कबीर वाणी के डिटेक्टर है। इस लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि उसमें कुछ साइन लगा हुआ है। तो उस चिन्ह को किस विराम, उसका नाम क्या है? वो तो साइन आपको दिया गया है, लेकिन उसका नाम क्या है ये आप बताएंगे जल्दी से। अपने ऑप्शन को आप अपने देखेंगे कि अवतरण चिन्ह, बी है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, अवतरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और सी है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, और डी क्या है? टीका सूचक। तो फटाफट आप बताएंगे इसमें कौन सा होगा। जहाँ तक टीका सूचक का बात है, टीका सूचक शब्द, टीका सूचक चिन्ह मैं शायद आपको पढ़ाना मैं भूल गई हूँ, ये छूट गया है। तो टीका सूचक क्या होता है, इसका देखिए साइन क्या होता है। ये यहाँ टीका सूचक इसका ऑप्शन नहीं होगा, आप ये मत समझिएगा, ये मैं बताना भूल गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ कि टीका सूचक क्या होता है बिल्कुल शॉर्ट में। और ये कुछ नहीं है, एकदम आसान है। टीका सूचक शब्द क्या होता है? ये ऐसे हो सकता है कि इसका भी प्रयोग हम गाना या गीत या संगीत लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उसका अंतरा होता है ना गाने का, तो 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, तो यही उसी को कोष्ठ में एक जो मेरा अंतरा खत्म होता है तो ऐसे लिख दिया जाता है। कोष्ठ में इस प्रकार से जो लिखते हैं ना, इसे टीका सूचक कहते हैं। या इसका साइन ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं इसे शायद नोट नहीं कर सकी आपको, लेकिन मैं बताना चाह रही थी, भूल गई। और क्वेश्चन में इसे मैं प्रेजेंट कर ली इसलिए क्योंकि यहाँ आपको शॉर्ट में बता सकूँ। तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, अवतरण चिन्ह आंसर होगा, पुनरुक्ति सूचक होगा, टीका होगा या उद्धरण चिन्ह होगा। तो आप देखेंगे जल्दी जल्दी, उद्धरण चिन्ह इसका आंसर हो जाएगा हमारा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि पुनरुक्ति सूचक का हमने देखा था कि एक ही लाइन को बार बार जब रिपीट होने लगता है तो पुनरुक्ति का यूज़ करते हैं। अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग कैसे करते हैं? तो अवतरण चिन्ह का हमारा साइन देखेंगे जो हमारा ऊपर दिया गया है ना, इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे, ऊपर की तरफ एक कॉमा, एक नीचे की तरफ कॉमा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर चलेंगे। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? भूल सुधारना अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग करते हैं? भूल सुधारना अथवा, अब देखिए, भूल सुधारने से आप ये मत समझिएगा कि त्रुटि सूचक आपसे या विस्मरण चिन्ह का या हंस पद का बात किया जा रहा है। उसका साइन तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन ये आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। आपने 3 प्रकार के कोष्टक देखे थे ना, तो भूल सुधारने के लिए हम वर्गाकार कोष्टक या जिसे हम मंझला कोष्टक भी कहते हैं, वर्गाकार कोष्टक या मंझला कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी आगे चलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमें। 10 क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि सही विराम चिन्हों का वाला वाक्य होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसे आप देखिए कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन है। आपके पास 4 वाक्य दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। आपको देखना है कि इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके किस वाक्य को लिखा गया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए जो है, ये जो इसके बाद ये प्रश्नवाचक लगा चिन्ह, इसके वजह से ये गलत हो गया। छी तुमने के बाद ये जो विस्मयाद का चिन्ह लगा, इसके वजह से 2 गलत हो गया, क्योंकि यहाँ विस्मयाद का चिन्ह नहीं लगेगा। ऑप्शन डी देखेंगे, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, तो दिए इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। दिए का प्रयोग में यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रयोग हम दिया का करेंगे। अब देखिए सी जो है ये राइट कैसे हुआ, ये तो रॉन्ग हुए। यहाँ दिए ऐसे लिखा हुआ, ये गलत है, दिया लिखा जाएगा। तुमने, ये पढ़ के देखिए आपको ऐसे अटपटा सा लगेगा, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए,
तो ये ऐसे नॉर्मल भाषा में तो हम बोल जाएंगे, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। अब सी वाक्य सी देखेंगे, ऑप्शन हमारा छी। उस छी जो है, ये जो साइन लगा, ये विस्मयाद का है। इसके बाद हम विस्मयाद सूचक भी चिन्ह का प्रयोग वहीं पे करेंगे, और बस इसी के वजह से हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी भी बिल्कुल सही होता यदि ये जो चिन्ह है यहाँ न लग के यहाँ लगा होता, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ इसलिए बी गलत हो जाएगा। ए में वट लगा हुआ इसलिए वो गलत हो जाएगा। और डी जो है, इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लोप हुआ है। उसके बाद दिए जो है, ये भी गलत तरीके से लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपको नेक्स्ट क्लास, इससे पहले वाले क्लास में बताया गया है। विराम चिन्ह को जो कोई कठिन शब्द हो जाए, या किसी एक शब्द का 2-3 उसका नाम हो, किसी एक शब्द का 2-3 नाम हो, उसी अर्थ के लिए उसी शब्द का 2-3 नाम हो, और एक शब्द को ऐसे हम कोष्ठ में डाल के लिख देते हैं, जिसका उदाहरण से मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था। तो कोई ऐसा कठिन शब्द होता है हिंदी का, कोई मान लीजिए ऐसा कठिन शब्द हो गया जो एकदम प्योर हिंदी है, उसका जो हम संकर शब्दों में बदल कर, मतलब सब 4-5 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो जो कठिन हिंदी है उसे नॉर्मली ऐसे हम बोलते हैं, उस भाषा में यदि हम बदल के लिखते हैं तो वो हमारा प्योर हिंदी नहीं होता है, वो मिली जुली भाषाओं का एक समावेश रूप हो जाता है। उसमें बदल के लिखने के लिए तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर कोई कठिन शब्द है, जैसे कोई बड़ा सा कठिन सा शब्द है। अब मुझे अभी ऐसा कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। अभी आप ऐसे देखेंगे कि अरहर और तूर, अरहर दाल और तूर दाल, दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब एक ही है कि दोनों एक ही प्रकार की दाल का बात कही जा रही है, लेकिन दो नाम अलग अलग हैं। तो जब हम अरहर लिखेंगे और उसमें ऐसे कोष्ठ बनाएंगे उसके लिखने के बाद, और हम तूर लिख देंगे, इसका अर्थ क्या हो गया कि हम किसी एक कठिन कोई एक अलग शब्द है, इसको इस नाम से भी जानते हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 12वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन उनका सही हुआ। इस क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन के बाद श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। तो ये भी आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया है विराम चिन्ह को, कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी जो हिंदी के विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि विराम चिन्ह जो हैं उनकी संख्या 20 है, और उन्हें अंग्रेजी भाषा से लिया गया। अंग्रेजी भाषा से लिया गया अर्थात हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया। तो बच्चों, ये हमारे टेस्ट का कुल 12 क्वेश्चन था। इन 12 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए और किसके कितने गलत हुए, और जिस टॉपिक से आपका गलत हुआ, जिस चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन गलत हुए, उस चिन्ह को आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पूरे टेस्ट के प्रश्नों को आपने देख लिया, इससे आप अपने माइंड में ये सेटअप कर लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं जहाँ हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।